देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कंफर्मेशन डिस्कस किए थे वो एथेन के डिस्कस किए थे और ब्यूटेन के डिस्कस किए थे। ब्यूटेन में हमने C2 और C3 बॉन्ड को कंसीडर किया था। तो हमने उसके बहुत सारे फॉर्म्स देखे थे। इन फॉर्म्स में पहला फॉर्म जिसमें CH3 अपोजिट थे वो एंटी था। दूसरा फॉर्म जिसमें CH3 में 60 का एंगल था वो गॉस फॉर्म था। एक फॉर्म था जिसमें CH3 एक दूसरे को ढक रहे थे, पूरी तरह एक्लिप्स थे, वो फुल एक्लिप्स वर्जन था। तो जिसमें 60 का एंगल होता है उसे गॉज कहते हैं। जिसमें पूरी तरह CH3 को ढकते हैं वो फुल एक्लिप्स है। और जिसमें CH3 अपोजिट है वो एंटी है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, आज हम लेटो में इस बारे में बात करेंगे। तो एंटी फॉर्म में हमारे VW रिपल्शन जो है वो सबसे कम है। एंटी फॉर्म में हमारे VW रिपल्शन सबसे कम है और टॉर्सिनल स्ट्रेन भी सबसे कम है। अब गॉश फॉर्म की बात आती है तो गॉश फॉर्म में 60 डिग्री पे CH3 और CH3 वाले ग्रुप्स हैं। तो इसमें हमारा टॉर्सिनल स्ट्रेन तो नहीं है, लेकिन वंडर वॉल स्ट्रेन थोड़ा बहुत होगा। पार्शियल इक्लिप्स में अगर हम देखें तो टॉर्सनल स्ट्रेन अच्छा खासा ज्यादा होगा। और फुल इक्लिप्स में हमारा टॉर्सनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है और VW यानी वंडर वॉल रिपल्शन भी मैक्सिमम है। तो इस तरह से हम यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर सकते हैं किसमें, नॉर्मल ब्यूटेन में कार्बन नंबर C2 और C3 के अबाउट। अब अगर इसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH2 एक CH2 पे फ्लोरीन लगा है और एक CH2 पे OH लगा है। अब मैं आपसे कहता हूँ इस बॉन्ड के अबाउट आपको न्यूमन बनाना है। कौन सा न्यूमन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर गौर से आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ एक सर्किल ड्रॉ करेंगे न्यूमन के लिए। इस सर्किल में मान लीजिए हम फ्रंट कार्बन OH वालों को ले रहे हैं और रेयर कार्बन फ्लोरीन वाले को ले रहे हैं। तो फ्रंट कार्बन के बॉन्ड कहाँ से बनेंगे, सेंटर से बनेंगे। तो इस सेंटर पे जो बॉन्ड्स होंगे उनमें फ्रंट कार्बन के बॉन्ड सेंटर से दिखाए जाएंगे, जिसमें एक OH है और दो H है। और रेयर कार्बन के बॉन्ड पेरिफेरी से दिखाए जाएंगे। तो मैं इसका एक्लिप्स वर्जन लूंगा और इस एक्लिप्स में फ्लोरीन को यहाँ लगा दूंगा। तो रेस्ट ऑफ द पोजीशंस विल बी ऑक्यूपाइड बाय H। Clearly you can see that there is a 60-degree angle in between OH and F, and this is a gauge formed with respect to OH and F। गॉच कब होती है, जब दो ग्रुप के बीच में 60 का एंगल होता है। पुराना बोलने का तरीका है ये। तो अब अगर यहाँ देखा जाए तो हम OH ग्रुप का जो H है और फ्लोरीन है, इसके बीच में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है अंदर, तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी काफी अच्छी हो जाएगी। इस बार यहाँ लड़ाई VW रिपल्शंस की नहीं है, वंडरवॉल रिपल्शंस की नहीं है। इन दोनों ग्रुप में आपस में दोस्ती हो गई है और उस दोस्ती का कारण क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस जगह पे स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और गॉस फॉर्म जो है वो ऊपर आ जाएगी। गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एज कम्पेयर टू एंटी के, क्योंकि यहाँ वंडरवॉल रिपल्शन से ज्यादा फायदेमंद चीज मिल गई है। वो क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गॉस फॉर्म, फिर एंटी फॉर्म, एंटी फॉर्म के बाद कौन है, पार्शियल एक्लिप्स्ड, और फिर कौन आता है लास्ट में, फुल। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी। ये बात समझने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब देखिए इसी बात को थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट में भी रखा जा सकता है। दूसरे एस्पेक्ट में कैसे रख सकते हैं कि मान लो मेरे पास जैसे CH2 COOH और COOH, ये चार कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसे कॉमन नेम में सक्सिनिक एसिड कहते हैं। इसमें IUPAC काउंटिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 2 और 3 के अबाउट रोटेशन हम चेक करना चाहते हैं। तो अगर मैं फ्रंट कार्बन और रेयर कार्बन को चेक करूं तो यहाँ पर दो बातें पहले समझ लीजिए। अगर मैं इसे एसिडिक मीडियम में लेता हूँ और अगर मैं इसे बेसिक मीडियम में लेता हूँ,
तो एसिडिक को बेसिक मीडियम में चेंज किया आएगा, पहले इस बात को समझा जाए। भाई बेसिक मीडियम में बेस जो है, सपोज ये NaOH था, तो बेस का OH एसिड के H+ को निकाल करके वाटर रिलीज करा लेगा। इस स्थिति में दोनों CH2 जो हमारे हैं उन पर एसिड ग्रुप एसिड के फॉर्म में नहीं रह जाएगा, उनके कॉन्जुगेट बेस बन जाएंगे, COO- बन जाएगा। जबकि एसिडिक मीडियम में एसिड सुरक्षित रहेगा। तो एसिडिक मीडियम में अगर हम गौर से देखें तो ये इस फॉर्म में रहेगा। तो अब आप अगर गौर से देखें तो ये दोनों COOH ग्रुप्स जो हैं, इन दोनों COOH ग्रुप्स का सबसे स्टेबल वर्जन क्या होगा? कि दोनों COOH को अगर हम 60 डिग्री पे ले आए तो क्या मुझे दोनों COOH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सही से बना दे। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये गॉस पोजीशन पर मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है। पर स्टेबल हो कब रहा है? जब दोनों COOH कैसे हैं, सेफ है। और दोनों COOH सेफ कब होंगे? जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक हो। लेकिन अब यहीं पर गेम देखिए कि अगर ये मीडियम बेसिक हो गया तो इस बेसिक मीडियम में क्या चेंज हो जाएगा भाई? बेसिक मीडियम में आप देखेंगे कि दोनों COO- को एक दूसरे से दूर भागना पड़ेगा। और दूर भागने का कारण क्या है? दोनों पे कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये दोनों में एक दूसरे के प्रति क्या, कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ रिपल्शन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से कौन सी पोजीशन पे भेज देगा? एंटी पोजीशन पे। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ कौन सा बैकअप है आपका? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब सिमिलर सिचुएशन आपकी जनरेट किस में हो सकती है? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो NH2 ग्रुप है, दो CH2 के ऊपर। अब इसी को अगर आप एसिडिक मीडियम में रख दें, इसी को आप बेसिक मीडियम में रख दें, तो क्या फील हो रहा है आपको? एसिडिक मीडियम में H+ जाकर के नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, और नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक होने के बाद ये क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव एंड NH3 पॉजिटिव। जबकि यहाँ बेसिक मीडियम अगर लेंगे तो बेसिक मीडियम में जो NH2 ग्रुप है वो सेफ रहेगा। देखिए बेसिक मीडियम में बेस सेफ रहता है और एसिडिक मीडियम में एसिड सेफ रहता है। तो यहाँ बेसिक मीडियम में हमारा NH2 ग्रुप कैसा है? प्रिजर्व, सेफ है। तो अगर कोई कहता है कि एसिडिक मीडियम में जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ, बेसिक मीडियम में जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ, इनके मुझे कंफर्मेशन बताइए कौन से अच्छे हैं, तो आप सिंगल बॉन्ड के अबाउट यहाँ रोटेट करा लीजिए। ठीक है भाई। कुछ लोगों को हो सकता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ना समझ में आ रहा हो, तो मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ। CH2 पर दो NH2 लगे हैं भाई, ये सीन है। तो इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन देखना है तो वही दिखाया जाएगा। तो मान लो मुझे ए का बनाना है स्टेबल फॉर्म, तो बताओ ए का स्टेबल फॉर्म कैसे बनेगा? ए में दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स आना चाहिए? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? बोलो भाई। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या है? रिपल्सिव फोर्स है। तो उनको भाई झगड़े झंझट से बचाने के लिए मैक्सिमम दूरी पर रखा जाए। तो ये ए का स्टेबल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? एंटी फॉर्म है। और यहाँ पे बी का स्टेबल फॉर्म अगर बनाना हो तो क्या बनाएंगे बताओ? बी में क्या है कि दोनों NH2 ग्रुप्स हैं, तो दोनों NH2 ग्रुप्स के बीच में आप कितना एंगल रखना चाहेंगे? बोलो। 60 का। ये गॉस फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई? अच्छा, 60 का एंगल रखने से यहाँ प्रॉफिट क्या हो रहा है वो भी बता दो आप। दोनों NH2 ग्रुप के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सिचुएशन पर बात है कि आपसे कैसा केस लेकर के आया जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, गॉस फॉर्म स्टेबल होगी, एंटी फॉर्म स्टेबल होगी, कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी। अब देखिए जैसे कोई भी फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लड़ाई किस बात की है? रूम की लड़ाई है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन में था, तो नॉर्मल ब्यूटेन में क्या सीन था? दो CH3 थे, दोनों CH3 को अगर आप पास लाएंगे तो उनके बीच में रूम की लड़ाई होगी। गॉस फॉर्म में उनके बीच में दूरी थोड़ी कम है, एंटी में दूरी सबसे ज्यादा है। और अगर फुल एक्लिप्स बना दिया तो दूरी उनके बीच में बहुत कम हो गई, तो उनके बीच में डेफिनेटली वंडरवॉल रेडियस की लड़ाई होने वाली है। उस स्थिति में CH3 और CH3 अगर है
तो आप उन्हें कहाँ रखना पसंद करेंगे? एंटी पोजीशन पे। लेकिन वहीं पर अगर किन्हीं ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अच्छे हो रहे हैं उन्हें करीब लाने पे, तो गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होने लगती है। वहीं पे अगर दोनों में लाइक चार्जेस आ गए, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा अभी हमने देखा सी डबल ओ एच के केस में या NH3 के केस में, H2 के केस में, तो उनमें लाइक चार्जेस आने पर कौन सा फोर्स आने लगेगा? रिपल्सिव फोर्स आने लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्मेट में मिलते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, है ना भाई? अब इसी जगह पे कोई ये भी कर सकता है कि जैसे मान लो मेरे पास CH2 है, CH2 है, NH2 है और OH है, तो इसका स्टेबल फॉर्म बना दो, क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। अब इसी जगह पे आपको क्वेश्चन और भी दिया जा सकता है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन में कितने कार्बन है? 1 2 3। तो कार्बन नंबर 2 और 3 पे न्यूमन प्रोजेक्शन बनवा सकता है आपसे, वो बना लीजिए आप, ठीक है ना। इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसे ये क्या है, ये आइसोब्यूटेन है, तो कार्बन नंबर 1 2 3। तो मैं कहूंगा 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड है, इसके बीच में अगर रोटेशन पॉसिबल हो तो इसका न्यूमन बनाइए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा न्यूमन स्टेबल होगा, ठीक है ना। आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ आप इसका न्यूमन बना लीजिए, क्या होगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये होता है कि कई ऑप्शंस आपको दिए होंगे। जैसे सपोज मैं इस क्वेश्चन का न्यूमन बनाता हूँ 1 और 2 पर। 1 को फ्रंट मान लेते हैं, 2 को रेयर कार्बन मान लेते हैं। तो फ्रंट कार्बन पे बताओ क्या क्या लगा है, बोलो भाई। फ्रंट कार्बन पर आपका NH है, ठीक। रेयर कार्बन पे बताओ क्या क्या लगा है, 2 नंबर पे। 2 नंबर पे 2 CH3 है। अब इन 2 CH3 को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, नहीं NH हो गया। अब वो आपसे ये न्यूमन देगा, उल्टा भी पूछ सकता है कि बताइए इस न्यूमन का जो मॉलिक्यूल है उसको IUPAC नेम क्या है या उसको कॉमन नेम क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो आपको होपफुली करने आने चाहिए। तो ये हमारे छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किस केस के लिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये ओपन चेन की कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं भाई। देखिए, जब भी आप कन्फर्मेशन बनाएंगे तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स नहीं होती है। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म नहीं होती हैं। जैसे मैं इस केस को थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूँ यहाँ पर, कि मान लो मेरे पास जैसे एथेन है, तो एथेन के मैंने कितने डिजाइन बनाए थे, एक स्टैगर्ड बनाया था और एक इक्लिप्स बनाया था। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स को हम समझ चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। तो स्टैगर्ड वर्जन में बॉन्ड के बीच की दूरी कैसी थी? ज्यादा थी। और इक्लिप्स वर्जन में क्या था? फ्रंट और रेयर कार्बन के जो बॉन्ड थे वो एक दूसरे पे क्या हो गए थे? सुपर इम्पोज, ढक लिया था। तो इस तरह से दिखाई दे रहा था। तो अब देखिए, एक रोटेशन के दौरान 3 स्टैगर्ड और 3 इक्लिप्स मिलेंगे, 360 डिग्री रोटेशन। आगे का पंखा और पीछे का पंखा अगर फिक्स कर दिया जाए और दूसरे को रोटेट कराया जाए तो। अब देखिए, एक तो फॉर्म हो गई स्टैगर्ड और एक हो गई इक्लिप्स्ड। इनके बीच में इनफाइनाइट पोजीशंस है। तो जितनी भी इनफाइनाइट पोजीशंस हैं उनमें से मैं स्टैगर्ड और इक्लिप्स को हटा दूं तो रेस्ट ऑफ द फॉर्म को मैं स्क्यू फॉर्म कहूंगा। कौन सी फॉर्म कहूंगा? स्क्यू फॉर्म कहूंगा। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि स्क्यू फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्यू फॉर्म क्या है। तो अब स्क्यू फॉर्म का भी आपको आइडिया हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस में देखिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट रखता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। हम्म क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मैं सॉहर्स प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। सॉहर्स मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर होगा, ये सीधा वाई बनाया, और ये भी सीधा वाई बना दिया। तो सीधे वाई का मतलब होपफुली आपको क्लियर होगा। यहाँ H है, यहाँ Br है, यहाँ नीचे CH3 है, यहाँ H है, यहाँ OH है और यहाँ COOH है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इसका फिशर बना कर दो।
अब देखिए इसका फिशर बनाने का तरीका क्या है। जो ये वाई है और वाई के जो ऊपर वाले ब्लेड्स हैं, तो ये वाला और ये वाला, आप ऐसा करो कि फिशर की एक वर्टिकल लाइन बना लो। ठीक है। वर्टिकल लाइन बनाने के बाद दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन किसे रिप्रेजेंट करेंगी? ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। इस तरह से बना लेना। अब ओ एच और बी आर दोनों किधर हैं? बाहर की तरफ, तो इन्हें इधर लगा दो, ओ एच को और बी आर को राइट साइड पे। तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड कौन ऑक्यूपाई करेगा? एच और एच। अब बताओ ए पर और कौन रह गया? सी डबल ओ एच, तो उसे ऊपर लगा दो। और बी पर कौन रह गया? सी एच थ्री, उसे नीचे लगा दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि वो या तो फिशर दे दे, फिशर देने के बाद आपसे क्या कहे कि सॉहर्स बना लो, या सॉहर्स दे दे वो कहे न्यूमन बना दो। तो न्यूमन में क्या दिखाई देगा बताओ? न्यूमन में किस तरह से दिखेगा? मान लो तुमने बी को फ्रंट मान लिया, ए को तुमने रेयर मान लिया, तो बी पे तुम्हें क्या क्या दिख रहा है बताओ? बी पे सीधा वाला वाई है, इसे बना लो। सीधे वाले वाई पे क्या है? एच है, बी आर है और सी एच थ्री है। और रेयर कार्बन पे क्या क्या है बताओ? एच के पीछे क्या छुपा है? एच। बी आर के पीछे क्या छुपा है? ओ एच। और सी एच थ्री के पीछे क्या छुपा हुआ बताओ? यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पे जगह क्लियर नहीं, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, सी डबल ओ एच। ये एक्लिप्स वर्जन है। तो फिशर जो होता है वो हमेशा एक्लिप्स्ड होता है। और एक्लिप्स को अगर आपको दिखाना है तो सॉहर्स में कैसे दिखाएंगे? तो सॉहर्स में दो वाई बनेंगे, तो दोनों वाई अगर सीधे बना दोगे तो भी इक्लिप्स्ड होगा, या दोनों वाई उल्टे बना दो तो भी इक्लिप्स्ड होगा। तो उसी सॉहर्स को अगर आप सामने से जाके देखने लगे, तो दोनों वाई सीधे अगर दिख रहे हैं तो वो एक दूसरे को ढके हुए होंगे, वो इक्लिप्स्ड होगा। तो इससे क्या सीखने को मिला? कि हमने सीखा जो फिशर है डबल काइरल कार्बन वाला, वो हमेशा इक्लिप्स्ड होता है। तो उसके राइट साइड वाले बॉन्ड वाई के बाहर वाले डंडे पे लगाओ, लेफ्ट साइड वाले बॉन्ड वाई के अंदर वाले डंडे पे लगाओ, और जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड है वो वाई के नीचे वाली टेल पे लगा दो। क्लियर है भाई? तो इन्हीं बातों को हम अगले लेक्चर में और इलेबोरेट करेंगे। अगले लेक्चर में होपफुली हम काम करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स पर। ठीक है भाई? तब तक आपको कुछ क्वेश्चंस मैं इसी लेक्चर के साथ दे दूंगा नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें अटेम्प्ट करिए। ओके, थैंक यू।